यस अरे बैठ जाइए आप। यस अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी, मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन अपने उत्तर के दौरान अगर मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए तो उनका उत्तर कौन देगा? इस चर्चा में लगातार कुछ प्रश्न उठाए जाते रहे और हम आशा करते थे कि सरकार की ओर से जब श्री मार्ग्रेट हलवा उत्तर देंगी तो उन सब प्रश्नों का समाधान कारक संतोषजनक उत्तर देंगी। प्लीज नाउ मेरे प्रस्ताव के दो हिस्से हैं, एक हवाला के बारे में और सदस्यों को, इस सदन के सदस्यों को कथित रूप से जो धन देने का मामला है वो प्रस्ताव के दूसरे भाग में। मैं उस दूसरे भाग को पहले लेना चाहता हूं। श्रीमती मार्ग्रेट हलवा ने उसका क्या उत्तर दिया? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम सारे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर इस सदन के कुछ सदस्यों के बैंक अकाउंट में एक ही दिन एक ही व्यक्ति के दस्तखत से इतनी बड़ी धनराशि क्यों जमा की गई, कैसे जमा की गई। कर्नाटक में क्या हुआ, कौन अलवा हमारी पार्टी छोड़कर चला गया, इसका इस चर्चा से क्या संबंध है? कांग्रेस पार्टी वो भी आपके यहाँ आया था, ये भी आपके पास आया था, ये भी आया था। क्या हम पार्टी की बात करेंगे? कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है, क्या मैं इसका उल्लेख करूं? यह चर्चा का विषय नहीं है। इतनी बड़ी घटना हुई है और अंत में उन्होंने अपील की हम दलबंदी से ऊपर उठें। उसका ये उदाहरण भी उन्होंने पेश किया और हमें देश के भविष्य का विचार करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं विचार करना चाहिए। और हवाला एक ऐसी घटना है जिसने सारे सार्वजनिक जीवन को झकझोर दिया है। ये एक चुनौती भी है और एक चेतावनी भी है। हमारे सार्वजनिक जीवन में वर्षों से हमारी व्यवस्था में पिछले कई दशकों से जो बुराइयां एकत्र होती रही हैं, धीरे धीरे जिन्हें हमने एकत्र होने दिया है, उनका एक हिस्सा, बड़ा घिनौना हिस्सा हवाला के रूप में प्रकट हुआ है। भ्रष्ट उद्योगपति, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अफसर। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब उद्योगपति भ्रष्ट हैं, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सब राजनेता अप्रामाणिक हैं। अफसरों में भी बहुत अच्छे अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, उत्तरदायित्व के साथ अपना पालन कर रहे हैं। मगर एक त्रिकोण पैदा हो रहा है, एक त्रिचाप है। वात पित्त कफ जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं तो शरीर के लिए रोग बन जाते हैं। मैं सोचता था कि हवाला कांड के इतने दिनों बाद लोकसभा की बैठक हो रही है और ये हम सबको, जिसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है, और चंद्रशेखर जी इस बात के गवाह हैं कि जब ये हवाला कांड हुआ तो हम लोगों की बात हुई थी कि ये देश किधर जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, जो अपराधी हैं वो कटघरे में खड़े होंगे और जो इस समय कटघरे में नहीं खड़े हो पा रहे वो जनता की अदालत में कटघरे में खड़े होंगे। वो चुनाव में लोग उनसे जवाब मांगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी मिला था, आपको याद हो। केवल इसलिए नहीं, मैंने कहा था कि इसलिए मैं नहीं आपके पास आया हूं कि लोकसभा की बैठक बुला ली गई है, शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठक कैसे चलेगी, इस सीमित प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं है, एक व्यापक प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है। और चंद्रशेखर जी के साथ मैं उपराष्ट्रपति महोदय के यहां गया था इस सवाल पर चर्चा करने के लिए, और प्रधानमंत्री जी से भी चंद्रशेखर जी ने बात की थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। हुआ क्या? क्या हम फिर अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं हवाला के धब्बे लेकर, दाग लेकर, उसी व्यवस्था को लेकर, उसी तरीकों को लेकर? क्या फिर चुनाव काले धन के बल पर लड़े जाएंगे? चुनाव सुधार की बात बरसों से चल रही है। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, कांग्रेस के सदस्य उसके मेंबर थे, महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को बढ़ाया जा सकता था, उस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनमें संशोधन किया जा सकता था, परिवर्तन किया जा सकता था। वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है, कोई चुनाव की सुधार की बात नहीं करता। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ? बरसों से लोकपाल विधेयक पड़ा हुआ है खटाई में, और विवाद इस बात पर था कि प्रधानमंत्री उसकी परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। आप प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि में लाएं या न लाएं, आज प्रधानमंत्री संदेहों की परिधि में आ गए, आरोपों की परिधि में आ गए। वो विवाद बिल्कुल नहीं रहा। उस मुद्दे पर मैंने खुद कहा है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, कि उसको प्रधानमंत्री को उसकी परिधि में लाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार। प्रधानमंत्री पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं और मैं पिछले 20 साल की बात कर रहा हूं। मैं 1957 से संसद का सदस्य हूं। मैं उस लोकपाल के संबंध में जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी उसका भी मेंबर था, और वो कमेटी को पूरा काम नहीं करने दिया गया, कमेटी भंग हुई, फिर कमेटी बनी, उसको भी इस सवाल पर टकराना पड़ा कि प्रधानमंत्री परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो परिधि में आने के लिए तैयार है, मगर फिर भी विधेयक नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखिए, विधेयक क्यों नहीं आया, उसके क्या कारण थे, उसमें अवश्य जा सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि एकमात्र यही कारण था, मैं बताना चाहता हूं एकमात्र ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद कहा है कि उसको परिधि में ले आइए। अब वो कारण कैसे रहा? कारण कैसे रहा? अध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं लाया कि पार्लियामेंट चला नहीं। अध्यक्ष महोदय, 77 अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि इस समय चुनाव की जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने में सत्ता पक्ष की रुचि नहीं है। इसीलिए ये व्यवस्था बदली नहीं गई। अभी भी इसके बदलने के कोई ठोस लक्षण दिखाई नहीं देते, ठोस सुझाव दिखाई नहीं देते। अब अगर सब बातें चुनाव पर छोड़नी है, कोई आपत्ति की बात नहीं, लेकिन फिर ये मार्गरेट जी ने जो अपने भाषण के अंत में, वक्तव्य के अंत में हमें जो उपदेश पिलाने की कोशिश की है, उससे हमें उन्हें बचा लेना चाहिए। या तो हम सुधार की बात करें और उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने को तैयार हो, आवश्यकता पड़े तो शल्य क्रिया की जाए। आखिर हवाला, अभी मेरे मित्र कुछ कह रहे थे कि भ्रष्टाचार केवल चुनाव के कारण नहीं है। मैं मानता हूं केवल चुनाव एक कारण नहीं है, मगर चुनाव का बढ़ता हुआ खर्चा, आखिर धन कहां से आए? और जो धन देते हैं वो बदले में कुछ अनुग्रह चाहते हैं। लेकिन पहले केवल चुनाव के लिए धन लिया जाता था, आजकल 5 वर्ष
पूरे 5 वर्ष धन लिया जाता है, 365 दिन धन लिया जाता है। ये हमने प्रगति की है, ये विकृति बढ़ी है। अब अगर कोई एक इसका भ्रष्टाचार का एक पहलू है कि राजनीतिक चंदा है, राजनीतिक दलों को है, उम्मीदवारों को है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अब चुनाव लड़ने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, हारे चाहे जीते। भाई चुनाव लड़ना चाहिए, पैसा मिल जाएगा, सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, कुछ बचाएंगे, चुनाव लड़ना एक धंधा बन गया। ये बीमारी पैदा हो रही है, पनप रही। पहले जो चंदा होता था नियंत्रण होता था। अरे छोड़ो, अध्यक्ष महोदय, मगर राजनीतिक भ्रष्टाचार का चुनाव के बढ़ते हुए खर्चे से सीधा संबंध है। मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। आर्थिक भ्रष्टाचार अलग है, वो अपराध है। अंडर इनवॉइसिंग है, ओवर इनवॉइसिंग है, बरसों से चल रहा है। कुछ अर्थव्यवस्था भी उसमें सहायक होती थी, लेकिन अब उदारीकरण आ गया है। बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की। अब ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार साथ कैसे चल सकते हैं? लेकिन चल रहे। जैन ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि दुलहस्ती के प्रोजेक्ट के बारे में, दुलहस्ती का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में जो गोलमाल हुआ, उसमें उनको हिस्सा मिलने की आशा थी और इसलिए धन दिया उन्होंने ये भी कहा कि 1991 में 3 करोड़ रुपए उन्होंने देना स्वीकार किया, क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट के मॉडर्नाइजेशन के संबंध में उन्हें कुछ काम मिलने की आशा थी। अब औद्योगिकरण होगा, नए कारखाने लगेंगे, फास्ट ट्रैक लग रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का मामला है, अरबों तक बात जा रही है। 15,000 उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने वाले विधायक को दिलाने के लिए पंडित नेहरू के जमाने में एक मंत्री को सरकार छोड़ना पड़ी थी। 15,000 की। आज तो 15,000 करोड़ का भी कोई हिसाब नहीं। क्या ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए? और अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आ रही है, ये खतरा और बढ़ने वाला है। क्या सब बिकाऊ हैं? क्या सब खरीदने, सब कोई खरीदने वाले का इंतजार हो रहा है? अब ये जैन ने जो बातें कही हैं, इसकी जांच होना चाहिए थी। मैं नहीं जानता इसकी जांच हुई है या नहीं हुई है। क्या राउरकेला का मॉडर्नाइजेशन होने वाला था? ये राउरकेला के दस्तावेज से पता लग सकता है। अगर होने वाला था और उसमें काम मिलने की जैन को आशा थी, तो फिर 3 करोड़ उन्होंने दिया, इसकी पुष्टि होती है, कॉरबोरेट होता है। कॉरबोरेट कौन करेगा? अगर प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो किसकी हिम्मत है सीबीआई में? और मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा। एक अफसर ने, और उस दिन मुझे अफसोस है कि सीबीआई के एक अफसर का नाम लेकर उस पर आरोप लगाया गया कि उसने रिपोर्ट इस तरह इसलिए दी है कि उसका रिश्तेदार कोई है बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ आप सीबीआई की तारीफ कर रहे हैं और एक तरफ आप सीबीआई के एक अफसर के खिलाफ जो सदन में उत्तर नहीं दे सकता आरोप लगा रहे हैं। मगर जिन्होंने आरोप लगाया उनको मालूम होना चाहिए कि एक अफसर ने जैन का बयान अंकित नहीं किया, पूरी टीम थी उसमें। लाल थे, वो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं बीआर लाल, और उसमें एक और थे एमपी सिंह। खाली आमोद कंठ नहीं थे, पूरी टीम ने
जैन से चर्चा की, जैन का बयान दर्ज किया, और बयान जो दर्ज हुआ है उस पर MP सिंह के दस्तखत हैं, आमोद कंठ के नहीं। मगर आमोद कंठ को बाद में बुलाकर डांटा गया कि तुम्हारी ये हिम्मत। अध्यक्ष महोदय, fair to say that any one of us, किसी ने बुला के किसी को डांटा नहीं है। आपने नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने बुलाकर डांटा। Your statement should be आप पूरे CBI की तरफ से इस तरह के बयान कैसे दे सकती हैं? क्या पता आपको? आप ये भी नहीं कह रही हैं कि अगर ये घटना मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं तो मैं इसकी जांच करूंगी, ये आप नहीं कह रही हैं। कम से कम ये तो कहना चाहिए। मैं बिना आधार की बात नहीं करता, आज तक नहीं किए। और मैं जानता हूं मैं एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन आपने सीबीआई को पूरा ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा प्रमाण पत्र दिया है। क्या ये सीबीआई इस समय जो जांच कर रही है उसको प्रभावित करने का तरीका नहीं है? और अगर सीबीआई सब काम ठीक कर रही थी, सर, आई एम नॉट यील्डिंग। Yes, you are right. You kept him without a post for 4 months in Delhi. You didn't give him a post, and now you charge us. Mrs. Alva, This is not fair. If a particular officer is accused in this house and the Honorable State Minister did not defend that officer today, she should not feel so touchy if Atal Bihari Vajpayee is mentioning his name today. Why did you not raise objection that day when your members were accusing a particular member to be as a particular member of the CBI to be associated with BJP? कार्रवाई में लिखा हुआ। No, there was no reason. Mr. Speaker, sir, is it proper that a CBI officer is accused by the ruling party and the minister at that time kept quiet? She did not consider it her responsibility to defend that particular officer that day. If today Atal Bihari Vajpayee is mentioning, she is feeling very touchy. This is the standard they are maintaining. अध्यक्ष महोदय, आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में जो निर्देश दिए हैं उन्हें देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर सीबीआई इस तरह का संगठन है और इस हवाला के मामले में भी इस तरह का आचरण कर रही थी कि जिस पर कोई उंगली नहीं उठ सकती थी, शिकायत का कोई मौका नहीं था, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या शून्य में कल्पना से नए निर्देश जारी किए? मगर सर्वोच्च न्यायालय ने नए निर्देश जारी किए और उन निर्देशों का निचोड़ यह है कि सीबीआई के बारे में, आचरण के बारे में किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल बार बार पूछा गया है, मैं भी अगर पूछूंगा तो फिर से शोर शराबा हो जाएगा। आखिर जैन के वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी का नाम है, उनको धनराशि दी गई, इसका उल्लेख है। केवल इस तरह के आरोप जैन की डायरी के कारण। मिस्टर पात्रा, ये ठीक है कि ये उनका हल्फिया बयान है। अब पूछा जाता है डायरी में तो प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं। This is not correct. Let him have his say. डायरियां सीबीआई ने जब्त कर ली थी। डायरियों के अलावा भी बयान हैं और वो बयान, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है उसके बयान है, उनकी जितनी कीमत है उतनी कीमत है। मगर उसी के बयान के आधार पर आपने औरों के विरुद्ध कार्रवाई की है और आधा कारण ये बताया है कि उस बयान को कॉरोबोरेट हमने करके देखा। डायरी में जो कुछ नाम लिखे थे कॉरोबोरेट करके देखा है। क्या प्रधानमंत्री के संबंध में भी कॉरोबोरेशन हुआ है?
अडवाणी जी के ड्राइवर से पूछताछ की गई, अडवाणी जी के पीए से पूछताछ की गई, क्या प्रधानमंत्री के पीए से भी पूछताछ की गई, क्या प्रधानमंत्री के सचिवालय से पूछताछ की गई? अगर कानून जैन के बयान में कुछ और भी विस्तार से बातें हैं। उनमें कुछ और मंत्रियों के नाम हैं, जो मंत्री नहीं है उनके भी नाम हैं। क्या उनकी जांच की गई? It is no good every time interrupting. Please, no, it's not. You are not allowed to interrupt under any rule. Yes, please. अध्यक्ष महोदय, इन सवालों का उत्तर चाहिए। आप यहां उत्तर नहीं देंगे तो जनता की अदालत में उत्तर मांगेंगे। लेकिन ये उत्तर देने में ये हिचक क्यों है? एक और प्रश्न पूछा गया था, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। अगर आप तारीखें देखें, उन तारीखों का उल्लेख किया जा चुका है। उसके अनुसार '91 में मई के महीने में ये डायरियां पकड़ी गई। नरसिंह राव जी की सरकार का गठन बाद में हुआ। सीबीआई उनके अधीन थी प्रधानमंत्री के नाते, और मार्गरेट जी उस समय भी सहायता कर रही थी। तो क्या मार्गरेट जी ने प्रधानमंत्री के ध्यान में ये डायरियां नहीं लाई, या सीबीआई के अफसरों ने ये डायरियां नहीं लाई? क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना के बारे में अंधेरे में रखा गया? और अगर अंधेरे में नहीं रखा गया, वो डायरियां प्रधानमंत्री के ध्यान में थी, तो जिन कांग्रेस के मित्रों के नाम उन डायरियों में थे, वो नरसिंह राव जी के मंत्रिमंडल में कैसे आए? हवाला टेंटेड और मंत्री के आसन पर विराजमान, और ये सिलसिला चलता रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाथ में न लिया होता, अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये चीज नहीं उठाई गई होती, आखिर 2 साल तक क्या होता रहा, इसका जवाब चाहिए। डायरी के आधार पर कार्रवाई हुई है, और एक मंत्री तो अभी थोड़े दिन पहले लिए गए थे, थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं लेता, और वो बाद में उनको हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, चार्जशीट हो रही। तो लिए क्यों गए? क्या पता नहीं था? या प्रधानमंत्री ने सोचा कि जिनको ले। आप एक मिनट बैठिए। My colleague has already said that in no investigation undertaken by the CBI is any report sent to the government, nor is called for by the government. That means the PMO, that means Margaret Alba. Whatever has been happening, in any case, you can ransack my office, you can ask the prime ministers who were there before me, whether they got any report or they called for any report from the CBI in case of any investigation. I would like to know, sir. At least I have made inquiries in the PMO. There is not a single shred of paper which says that in such an investigation, such thing has happened. There has never been any reporting. That's the position, sir. इसी सदन में अब प्रधानमंत्री के मुंह से हम इसी सदन में एक बार ये भी सुन चुके हैं कि बोफोर्स के मामले की वो दिन प्रतिदिन उस पर नजर रखकर
और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? वो भी सीबीआई के पास है। क्या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उन मंत्रियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वो हवाला में फंसे हुए थे, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था? तो नहीं मंगाते। अभी मैं तो समझता था कि प्रधानमंत्री बड़े ज्ञानी आदमी है। मंत्रियों को लेने से पहले मैंने ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, दुनिया जानती है। और आप कहें तो मैं अज्ञान की बात करने को तैयार। पुलिस से रिकॉर्ड मंगाने का तरीका मेरे पास तो नहीं है। ये पुलिस के रिकॉर्ड का सवाल नहीं है। देखिए, अगर व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जाता है, वो व्यक्ति किस चरित्र का है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का मामला है या नहीं, ये देखा जाता है। अगर देखिए, संतोष मोहन जी मदन लाल खुराना का नाम ले रहे हैं। वो खुराना जी सदन में नहीं है। धीरे मैं जवाब देने को तैयार हूं। खुराना जी पर आरोप है कि उन्होंने 3 लाख रुपए लिए, और जब खुराना जी पर आरोप है, उस समय वो एमएलए भी नहीं थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर थे, मंत्री होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उसको उन्होंने जमाया है या नहीं, इसका बात आपने चार्जशीट लगा दी, सवाल का जवाब आपने चार्जशीट लगा दी और इस आरोप को सिद्ध कर दिया कि चार्जशीट लगाने में भी बड़ा सिलेक्शन किया गया है, बड़े ध्यान से चार्जशीट लगाई गई है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में पंचतंत्र की एक कथा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि जब सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, जब प्रधानमंत्री ने देखा कि चुनाव निकट आ रहे हैं, सब कुछ जाने की बारी है, तो उन्होंने आधों की बलि चढ़ा दी। अब जिनकी बलि चढ़ाई गई है उन्हें मैं देख रहा हूं। मगर प्रधानमंत्री को पूरी कथा मालूम है। जो पंडित जी थे उन्होंने सोचा था कि अगर आधे की बलि चढ़ा देंगे तो आधा बच जाएगा, मगर हुआ ये कि पूरा का पूरा चला गया, उस व्यक्ति का गला काट दिया, वो जिंदा ही नहीं रहा। और ऐसे पंडितों से होशियार रहने के लिए पंचतंत्र में चेतावनी दी गई है। मैं नहीं जानता क्या होने वाला, मगर अध्यक्ष महोदय, आज 10वीं लोकसभा का अंतिम दिन है। अब हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र के ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब इसमें भी कोई आपत्ति की बात है? नहीं, हमें चुप है। लेकिन लोकतंत्र अगर धनतंत्र में बदला, जो कि बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस लोकतंत्र पर से आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा और सारे राजनेता हम आपको दोष देंगे, आप हमको दोष देंगे, और दुनिया हम सबको दोष देगी, सबको कटघरे में खड़ा करेगी। इसीलिए एक जज हमारे खिलाफ बोलता है, हम तिलमिला जाते हैं। सदन किस तरह से चलता है इस पर टिप्पणी होती है, हम बिगड़ जाते हैं। जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो सीबीआई कर रही है। हम किधर जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस देश को सही दिशा पर लाना पड़ेगा, और इसका एक ही तरीका है
कि भ्रष्टाचार के साथ निर्मम होना पड़ेगा, निर्दयी होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। बड़े से बड़े व्यक्ति की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज भी प्रधानमंत्री की चुप्पी ये किसी के गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। सुनाइए आप हमको महाराष्ट्र में राज्यसभा क्या बात करते हैं? Honorable Speaker, sir, this needs to be expunged from the. ये महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ? I will look into it, and if it has to be, it will be. If it is not to be, it will be there. अध्यक्ष महोदय, मैं मार्गरेट का ही मैं अभी मार्गरेट को ही जवाब देने में लगा हूं कि एक और महिला खड़ी हो गई, बोलती जा रही है। पीएम ने अभी रेजिग्नेशन नहीं दिया, शर्म नहीं आ रही? आगे पीछे आपको समझने में देर है अभी जितिया जी, आपको समझने में देर है अभी। आप पहली बार आई। Yes, please. अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारे सहयोगी सदन में नहीं है। अगर शायद आप उनका संशोधन स्वीकार कर लेते तो उनको सदन में रहने का एक कारण मिल जाता, आधार बन जाता। शायद वो मेरे प्रस्ताव के साथ वोट करना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। लेकिन अपने भाषण के अंत में जॉर्ज फर्नांडिस ने जो सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री ने उसे सुना नहीं। मार्गरेट उस सुझाव के बारे में उल्लेख करती, ये तो संभव नहीं था, वो तो लिखा हुआ अपना वक्तव्य पढ़ रही थी। Why are you please मगर जॉर्ज interrupting? फर्नांडिस ने भाषण के अंत में एक बहुत गंभीर ठोस सुझाव दिया था। हम तो आशा करते थे कि पार्लियामेंट की बैठक होने से पहले कानून अपना काम करेगा, जो अपराधी हैं वो दंड पाएंगे। मगर ये व्यवस्था, क्या ये व्यवस्था और व्यवस्था की विकृतियां हमारे लिए चुनौती नहीं है? क्या इनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए? Please, महोदय, you also neglect unnecessary interruptions. Please, yes. अब मैं यही कह सकता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मगर अभी भी समय है, चुनाव की व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनसे भ्रष्टाचार मिट जाएगा, देश शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मगर जो लोग काले धन से नहीं लड़ना चाहते, उनके लिए काला धन लेना एक अनिवार्यता नहीं बनी रहेगी। चुनाव में खर्चा कैसे कम हो, टेलीविजन का दुरुपयोग कैसे रुके? प्रतिदिन जब टेलीविजन खोलो, प्रधानमंत्री सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। अरे आप दिन में तो सूरज की ओर बढ़ सकते हैं, रात में सूरज की ओर कैसे बढ़े? मगर आपको सूरज चाहिए। और प्रधानमंत्री का अब ये बराबर की लड़ाई है। और मुझे कभी कभी दिखाते थोड़ा ये कौन सा तरीका है? आप सब राजनीतिक दलों को समय दे सकते हैं, खर्चा कम करने का एक तरीका ही है। चुनाव कमीशन सभाओं का आयोजन कर सकता है, पोस्टर निकाल सकता है, हम लोग पर्चियां बांटते हैं, जो पर्चियां बांटने का एक तरीका ढूंढा जा सकता है, खर्चे कम किए जा सकते हैं। ये हवाला एक झटका होना चाहिए, झटका। बूटा सिंह जी, आपका तो झटका हो गया। झटके से मेरा मतलब है कि एक हमें धक्का लगना चाहिए।
और इस धक्के के रूप में अगर कोई अच्छी बात निकलती है तो बुराई में भी अच्छाई निकली, ऐसा कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।